नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की। और जिन लोगों ने टेस्ट ज्वाइन किया है वो टेस्ट को बार बार दें, और जिन लोगों ने टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है वो टेस्ट को ज्वाइन कर लें। टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। वहाँ से आप मैसेज करेंगे तो ऐप में जितना प्राइस है उससे कम प्राइस में भी आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी ऐप को डाउनलोड किए हैं वो ऐप को जरूर शेयर करें दूसरों के पास। उससे दो फायदे हैं। देखिए, ऐप को शेयर करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जिसको आप शेयर करेंगे उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ खरीदे, तो उसके लिए तो ये फायदेमंद हो गया। दूसरा फायदा आपको है, जो भी चीज़ वो खरीदेगा उसका एक शेयर आपको मिलेगा। तो इसका जरूर लाभ उठाएं। शेयर एंड अर्न का शेयर करें और उसमें से पैसे आपके अकाउंट में सीधे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दो फायदे हैं। आप यहाँ वहाँ ग्रुप में जितनी जगह चाहे उतना जगह शेयर करके छोड़ दें, कोई ना कोई तो डाउनलोड करेगा। और यदि कोई डाउनलोड करता है तो आपकी अर्निंग कुछ थोड़ी बहुत हो जाएगी। थोड़ी बहुत क्या, अगर आप ठीक ठाक तरीके से शेयर करेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगी अर्निंग। जब तक वो खरीदता रहेगा तब तक आपको उसका अर्निंग, उसका शेयर मिलता रहेगा। तो इस वजह से मैं कहूँगा, क्योंकि पटवारी के लिए या हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप शेयर करके रखेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा बन सकता है। साथ में सामने वाले यूज़र का, यानी जिस अपने दोस्त को जिसको शेयर करेंगे उसको भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे दौर में जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो छोटे छोटे डिस्काउंट काम आते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, इससे पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आने से पहले ही छत्तीसगढ़ ने एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लाया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो वही था कि जो खाद्य के लिए असुरक्षित लोग हैं, यानी जिनको खाने पीने की दिक्कत है या फिर दिक्कत हो सकती है, उनको खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना। यानी सरकार के द्वारा एक गारंटी लेना कि जो लोग हैं वो भूखे नहीं मरेंगे, उनको उचित पोषण मिलेगा, उचित भोजन मिलेगा, चाहे वो जिस तरीके से मिले। अगर इसमें क्या लिखा है उसकी बात करूं, राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित ये अधिनियम है। यानी खाद्यान्न और आहार की सुरक्षा दो रूप से ये महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें पेट भरे ये जरूरी था, और दूसरा उनको जो आहार है वो संतुलित आहार बने, ये जरूरी था। संतुलित आहार का मतलब कि उनको जो भोजन में जो मतलब पोषण होना चाहिए, जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो सारी चीजें पोषण युक्त भोजन उनको मिले। तो इस मंशा से छत्तीसगढ़ सरकार ने ये छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लाया। आज हम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न धाराओं या फिर उसके अंदर की चीजों को पढ़ने से पहले आज के क्लास में केवल एक आउटलाइन पढ़ेंगे कि इसमें कितने अध्याय हैं, अध्याय के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर इससे पहले वाला क्लास आपने देखा होगा, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो लगभग वैसा ही है छत्तीसगढ़ का खाद्य सुरक्षा अधिनियम। उसमें अलग धाराओं में अलग बातें कही गई होंगी, इसमें अलग धाराओं में अलग बातें कही गई होंगी, लेकिन उससे थोड़ा वृहद है हमारा छत्तीसगढ़ का अधिनियम। इसको पहले ही लाया गया था क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो जो खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात करता है वो संकुचित रूप में करता है। जैसे हमने देखा था चावल, गेहूं और मोटा अनाज, लेकिन यहाँ पे चना, नमक और बहुत सारी चीजें भी छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलती है।
तो इस तरीके से देखें तो बड़ा है इसका एरिया, यानी ज्यादा चीजें देने की बात करता है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कम चीजें देने की बात करता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है मुख्य रूप से। और एक बेसिक डिफरेंस है कि ये सबसे पहले, यानी उससे पहले क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आने से पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए एक अच्छा कदम, एक कल्याणकारी कदम उठाया और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया। आइए, ये अधिनियम जो है कब से लागू हुआ, तो ये अधिनियम लागू हुआ 18 जनवरी 2013 से। ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि इसी दिन छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का नाम का जो विधेयक होगा, उस विधेयक पर राज्यपाल जी ने साइन किए होंगे और वो एक अधिनियम बन गया होगा। तो 18 जनवरी 2013 आपको याद रखना है। ध्यान रखेंगे, अधिनियम का नाम राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 है। 2012 में लाया गया था, लेकिन पास होते होते, लागू होते होते 18 जनवरी 2013 आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि आज के क्लास में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, इसका एक आउटलाइन देखेंगे और उसके बाद इस क्लास को आप, मतलब उसके बाद फिर सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्लास को आप एक बार तो अभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और एक बार आप वहाँ क्या बोलते हैं, हॉल में जाने से पहले, यानी एग्जाम से पहले, एक रिविजन के पर्पज से जरूर देख लीजिएगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल जो अध्यायों की संख्या है वो 14 अध्याय हैं, और 14 अध्याय के अंतर्गत विभिन्न धाराएं होंगी। पहले भी अध्याय और अध्याय के अंतर्गत धाराएं होती हैं, ये चीजें बात हो गई हैं। और 2 अनुसूची बताई गई है। अनुसूची का मतलब क्या है? अनुसूची का मतलब है एक तरीके का लिस्ट, जिसमें कि कुछ चीजें लिस्ट कर दी गई होंगी, कुछ चीजें मतलब लिखी गई होंगी टेबल के फॉर्म में। उसको हम जो अधिनियम की भाषा में उसमें अनुसूची कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपसे, 14 अध्याय, 2 अनुसूची और 34 धाराएं। तो इस तरीके से इतनी चीजें इस अधिनियम में शामिल हैं। आपसे कभी कभी अगर क्या बोलते हैं, व्यापम बहुत खुश हुआ, या फिर जो एग्जाम लेने वाला है वो काफी खुश हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 12 अध्याय, 32 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 14 अध्याय, 34 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। तो इस तरीके से निम्न में से कौन सा सही है, ऐसा टिक मारने के लिए आ गया। तो ये पहला प्रश्न, और इससे पहले एक प्रश्न डेट वाला प्रश्न, 2 प्रश्न आपको ध्यान में होने चाहिए। अब देखते हैं आगे की चीजों पर। अध्याय 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं और कितनी, और उनके क्या क्या नाम है। मुख्य रूप से अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं। तो पहला धारा है धारा 1 और दूसरा धारा है धारा 2। ठीक है, जैसा कि सामान्य रूप से रहता ही है अधिनियम में, पहला धारा है धारा 1 और दूसरा धारा 2। धारा 1 में बताया गया है कि अधिनियम कब से लागू होगा, इसका नाम क्या है और इसका विस्तार कब, मतलब कहाँ है, कहाँ तक होगा। तो जाहिर सी बात है, ये अधिनियम जब भी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, यानी राज्यपाल महोदय उस पर साइन कर देंगे। जैसे इस वाले केस में क्या था, 18 जनवरी 2013, तो 18 जनवरी 2013 से लागू होगा, छत्तीसगढ़ में लागू होगा, और इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो इस तरीके से ये हो गया। दूसरा में परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं बताई गई होंगी, जिसमें आपको बताया गया कि लाभार्थी कौन होगा, मतलब एक उदाहरण बता रहा हूं, लाभार्थी कौन होगा, या फिर अंत्योदय का क्या मतलब है, राशन कार्ड का क्या मतलब है, फूड इंस्पेक्टर का क्या मतलब है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत परिभाषाओं में बताई गई होंगी। तो इस तरीके से अध्याय 1 के अंतर्गत 2 धाराएं, एक संक्षिप्त नाम, विस्तार और कब लागू होगा उसके बारे में, और दूसरा परिभाषाओं के बारे में।
तो अध्याय 1 खत्म। ध्यान रखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इसको, अभी मैं केवल एक आउटलाइन आपके लिए बना रहा हूं। अध्याय 2 देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक था ना, तो ध्यान रखेंगे प्रारंभिक में 2 धाराएं। अध्याय 2 जो है वो खाद्य सुरक्षा के प्रावधान की बात करता है। अध्याय 2 क्या है? खाद्य सुरक्षा के प्रावधान। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अध्याय को लेकर के, तो इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूं। यानी अध्याय को लेकर के का मतलब ये क्या है कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अध्याय 2 में किसका वर्णन किया गया है, ऐसा सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए, या फिर आपसे धाराओं से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस पर बात आगे करेंगे। इसके अंतर्गत 3, 4, 5, 6 और 7 धाराएं, 3, 4, 5, 6 और 7 धाराएं हैं। 7 धाराओं में क्या क्या चीजें हैं एक थोड़ा मोटा मोटी देख लेते हैं, उसके बाद आप आगे समझेंगे। धारा 3 में है अंत्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा अन्य परिवारों द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। यानी इसके अंतर्गत जो लाभार्थी समूह होंगे जिसमें अंत्योदय परिवार है, प्राथमिकता वाले परिवार हैं, उसमें भी हमने देखा था 2 तरीके के परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी 2 तरीके के परिवार हमने देखे थे, एक अंत्योदय परिवार और एक देखा था प्राथमिकता वाले परिवार। ध्यान होगा आपको। तो इसमें भी कुल मिला के मैं देखता हूं ना, तो छत्तीसगढ़ का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसी अधिनियम को एज इट इज केंद्र सरकार ने कॉपी कर लिया उस समय, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि सारी चीजें लगभग वही। तो धारा 3 के अंतर्गत जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं या अंत्योदय कार्डधारी जो परिवार हैं, अंत्योदय परिवार हैं, उनको राशन या खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार हुआ, ये लिखा गया धारा 3। धारा 4 जो है वो शिशुवती महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार की सहायता की बात करता है, उसमें भी हमने पढ़ा था। धारा 5 जो है वो बच्चों के लिए है, लिखते भी जाइएगा तो आपको बाद में इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। धारा 3 क्या है? अंत्योदय कार्डधारियों के लिए, अंत्योदय जो परिवार है या फिर प्राथमिकता वाले परिवार है। प्राथमिकता वाले परिवार का मतलब ये है कि अंत्योदय परिवार से अलग जो परिवार होंगे जिनको कि हम, अंत्योदय का एक बेसिक सा मतलब क्या है, अंत्योदय जो है ना गांधी जी के उससे लिया गया है। अंत्योदय गांधी जी का विचार था, अंत्योदय उससे लिया गया है। अंत्योदय का मतलब ये है, अंत्योदय 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंत धन उदय, यानी जो समाज की अंतिम पंक्ति में भी आदमी है या फिर समाज की अंतिम पंक्ति का जो अंतिम आदमी है उसका भी उदय होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए। इस भाव से ये शब्द लिया गया है अंत्योदय। तो कुल मिला के अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो इसके अंतर्गत 2 तरीके के परिवार आते होंगे। अगर प्रशासनिक शब्दावली में देखा जाए तो 2 तरीके के परिवार आते हैं, एक गरीब और एक आता है अति गरीब। तो ये जो अति गरीब है ना, इसी को हम ये इसकी भाषा में क्या बोलते हैं, अधिनियम की भाषा में अंत्योदय बोलते हैं। समझ गए होंगे। एक तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हो गए और एक अति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हो गए। इसका निर्धारण कैसे होता होगा उस पर भी थोड़ा सा बात कर ले। आपके लिए थोड़ा सा ये शायद प्रश्न न पूछे, लेकिन आपके लिए बहुत मजेदार टॉपिक ये होगा अगर आप इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपके समझ के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए आय के हिसाब से हम गरीबी रेखा का निर्धारण कर रहे हैं, आय के हिसाब से गरीबी रेखा का निर्धारण कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जिसकी, एक उदाहरण से समझते हैं, जिसका जो मंथली आय है, मंथली आय मतलब महीने का जो उसका इनकम है उस परिवार का वो 1000 रुपए है, तो हम उसको मानते हैं कि ये गरीबी रेखा के
लाइन में है। 1000 रुपए को हमने माना कि ये गरीबी रेखा के लाइन में है, गरीब है, 1000 रुपए या उससे कम कमाएगा तो। लेकिन कुछ ऐसे भी तो परिवार होंगे जो यहां पे होंगे, यानी ये 300 रुपए से भी कम का इनकम, मंथली इनकम होगा, यानी 300 रुपए से भी कम ये कमाते होंगे। और कुछ ऐसे परिवार होंगे जो कि 1000 रुपए से अधिक कमाते होंगे। तो ये 1000 रुपए से जो अधिक कमा रहे होंगे परिवार, ये परिवार तो आपके हो गए अमीर परिवार हो गए, यानी शासन की दृष्टि में ये परिवार गरीब नहीं है। जो 1000 रुपए है या उससे नीचे वाले जो परिवार हैं वो गरीब हो गए। लेकिन गरीब तो हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 1000 के आसपास भी नहीं है, जैसे इस उदाहरण में 300 के आसपास है। तो सरकार ने माना कि ये 1000 रुपए वाले गरीब हैं और ये 300 रुपए वाले जो कमा रहे हैं वो अति गरीब हैं। तो इसके नीचे जितने भी परिवार आएंगे, इस 1000 से यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1000 से 700 तक कमाने वाले जितने भी परिवार होंगे, यानी 700 से 1000 रुपए तक कमाने वाले जितने परिवार होंगे वो किस में आएंगे, गरीबी रेखा में आएंगे। और 300 से नीचे कमाने वाले, 300 से 1 रुपए तक जितने कमाने वाले परिवार होंगे वो अति गरीबी रेखा में आएंगे। यानी इस उदाहरण में हम देखें तो ये कौन है, ये गरीब है, और इसके नीचे वाले जो ये कौन है, ये अति गरीब हैं, यानी यही अंत्योदय वाले व्यक्ति होंगे। समझ गए होंगे आप, यही अंत्योदय कार्ड धारक होंगे, या इन्हीं को अंत्योदय परिवार माना जाएगा। किनको, जो 300 से कम कमा रहे होंगे उनको महीने का। तो ये एक उदाहरण बताया हूं, 300 और 1000 रुपए फिक्स नहीं है, तो इस पर आप गौर नहीं करेंगे इस नंबर पे, ठीक है। तो धारा 3 कहता है अंत्योदय परिवार या प्राथमिकता वाले परिवारों को जो उनका अधिकार है राशन खाद्यान्न मिलने का, वो धारा 3 के अंतर्गत मिलता है, अध्याय 2 की। धारा 4 के अंतर्गत गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को मिलेगा जो अधिकार, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आगे, उसमें जो भी अधिकार उनको दिए गए हैं कि इनको इतना राशन मिलेगा, गर्म भोजन मिलेगा, वो सारी चीजें उनको मिलना चाहिए। कौन से अधिनियम के, कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत। उसी तरीके से धारा 5 में बच्चों के लिए जो पोषाहार निर्धारित किए जाएंगे वो मिलेंगे। अब पोषाहार कहाँ निर्धारित किए जाएंगे, तो मैंने सबसे पहले बताया कि इसमें 2 अनुसूचियां हैं, तो उन्हीं किसी अनुसूची में लिस्ट में बताया गया होगा कि बच्चा जो है 0 से 6 वर्ष का है तो उसको कितना मिलेगा, 3 से 6 वर्ष का है तो उसको कितना मिलेगा, गर्भवती जो महिला है उसको कितना मिलेगा, या फिर जो महिला शिशुवती है, धात्री है, उसको कितना मिलेगा। तो चीजें वहां लिस्ट में बताई गई होंगी अनुसूची में, जो 2 अनुसूचियां मैंने पहले बताई। उसके बाद धारा 5 तक हमने पढ़ लिया बच्चों के पोषाहार। फिर धारा 6 है छात्रावास या फिर आश्रम में जो व्यक्ति, जो छात्र रहते हैं उनको किस तरीके का पोषाहार कितना मिलना चाहिए, उनका जो पोषाहार का सहायता है उसके बारे में बताया गया धारा 6 में। धारा 7 में बताया गया है कि बच्चों के कुपोषण निवारण के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, या फिर बच्चों के कुपोषण निवारण के लिए जो योजना लाई जाएंगी वो धारा 7 के अंतर्गत लाई जाएंगी। आइए देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 हो गया। अध्याय 3, अध्याय 3 कहता है विशेष समूहों के लिए पात्रता, और इसके अंतर्गत 2 तरीके के धाराएं हैं, यानी धारा 8, 2 धाराएं हैं, और धारा 9। धारा 8 बताता है विशेष समूहों के लिए क्या पात्रताएं होंगी, और धारा 10 बताता है कि आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता किस हिसाब से मिलेगा। आपात या आपदा प्रभावित यानी जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फूट गया, आग लग गया, तब क्या उनके लिए पोषाहार की सहायता दी जाएगी, वो धारा 9 के अंतर्गत है। ठीक है, विशेष समूहों के लिए पात्रता। अब देखते हैं धारा अध्याय 4। एक आउटलाइन बना दे रहा हूं, कल से क्लास होगी तो आपको समझ में आना चाहिए। अध्याय 4 के अंतर्गत 3 धाराएं हैं, धारा 10, 11 और धारा 12। 10, 11 और 12 3 धाराएं हैं। अब 3 धाराओं में क्या क्या चीजें हैं इसको लिखते भी जाइएगा, आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए आगे फायदेमंद रहेगा।
भूख की दशा में तत्काल राहत की बात की गई है धारा अध्याय 4 में। आप उसमें देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, तो इस तरीके का विशेष जो चीजें हैं ना, उसको नहीं शामिल किया गया उसमें। मतलब बहुत अंदर तक घुस के छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो बनाया गया है, बहुत अंदर तक की चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया। मतलब इस मामले में मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इतना ठीक ठाक तरीके से सोच समझ के इस विधेयक को डिजाइन किया। तो इसके अंतर्गत 3 धाराएं हैं और आपको भी गर्व होना चाहिए कि आपके राज्य के बनाए हुए अधिनियम को एडमायर किया किसने? केंद्र सरकार ने। तो ये गर्व की बात है आपके लिए भी। और केंद्र सरकार ने भी जो अधिनियम बनाया वो इतना बेहतरीन नहीं है जितना कि राज्य सरकार का अधिनियम, यानी छत्तीसगढ़ सरकार का अधिनियम। तो धारा 10 जो कहता है, वो धारा 10 कहता है भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइन धारा 10 में बताया गया है। फिर धारा 11 में बताया गया है भूख की दशा में राहत प्रदान करने का स्थानीय निकायों का क्या उत्तरदायित्व है। स्थानीय निकाय का मतलब जो ग्राम पंचायत होगी, जो जिला पंचायत होगी, जो नगर निगम होगी, उन्हीं को स्थानीय निकाय बोला जाता है। तो उनकी क्या भूमिका होगी, क्या उत्तरदायित्व होंगे। और धारा 12 में बताया गया भूख से तत्काल राहत के बारे में कि किस तरीके से तत्काल राहत उनको मिलेगा। अब देखते हैं अध्याय 5। कभी कभी धारा से प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी अध्याय से प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए मैं कर दे रहा हूं। अध्याय 5 जो है वो केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताता है कि राज्य सरकार की क्या क्या योजना है। इसके अंतर्गत एक ही धारा है और वो धारा 13 है। धारा 13 में बताया गया है पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी इसके अंतर्गत जो भी सुविधाएं दी जाएंगी वो राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देगी। पहले वाले क्लास में भी मैं क्लियर कर चुका हूं इसको। जैसे मुख्यमंत्री दुग्ध वितरण योजना के माध्यम से दे सकती है कि प्रोटीन को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को, या फिर जैसे हमने देखा था कि वो एक महतारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को व्यवस्था दे रही थी राज्य सरकार गर्म भोजन की। तो उसी तरीके से इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाएं राज्य सरकार लाएगी और उसके बारे में धारा 13 में बताया गया। अध्याय 5 के अंतर्गत एक ही धारा है। अब अध्याय देखते हैं, अध्याय 6। अध्याय 6 के अंतर्गत है धारा 14 और धारा 14 बताता है राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व यानी फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी बात करता है। अब देखते हैं धारा 14 के बाद धारा 15, और धारा 15 किस में आएगा? अध्याय 7 में। अध्याय 7 के अंतर्गत 2 धाराएं हैं, धारा 15 और धारा 16। बोरिंग लग रहा होगा, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे आप देखते जाइएगा, बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। धारा 15 जो है परिवारों तथा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान के संबंध में गाइडलाइन जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति, यानी राज्य सरकार किस हिसाब से किसी परिवार को गरीब साबित करे, गरीबी के रूप में ले, यानी गरीबी के रूप में लेने का मतलब इस योजना के अंतर्गत पात्र ठहराए या अपात्र ठहराए, उसके विषय में जो भी मार्गदर्शिका बनाने का अधिकार होगा वो राज्य सरकार का होगा। उसकी शक्ति उसी के पास होगी। जैसे एक उदाहरण से मैं इसको समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए राज्य सरकार ने बोला कि इसके अंतर्गत हम जो पात्रता की सूची जारी करेंगे और पात्रता की सूची के लिए हम एक सर्वेक्षण कराएंगे और सर्वेक्षण में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे और कुछ चीजें ये देखेंगे कि इनकी जमीन कितनी है, अपना घर है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है, यानी मोटरसाइकिल वगैरह है कि नहीं है। उसके बाद और चीजें देखेंगे, जैसे कुछ और चीजें देख सकते हैं, जैसे उनका आय कितना है, पारिवारिक आय। अब ये 4 मामले में देख लिया। तो अब मान लीजिए ये बताया कि नहीं, अगर 2 एकड़ से अधिक जमीन है तो उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, यानी उनको ये
मतलब इसके अंतर्गत जो सुविधाएं मिलती है वो नहीं मिलेगा, यानी वो गरीब नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखा कि अपना घर है तो उसको नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखा कि मोटरसाइकिल है तो चलेगा, लेकिन अगर कार है तो नहीं चलेगा। उसके बाद आय यदि 10,000 से ऊपर है तो नहीं चलेगा। अब ये गाइडलाइन जो राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के लिए जारी किया, अब लोग घर घर जाएंगे, पूछेंगे कि भाई आपके पास कितनी जमीन है, तो वो बोलेगा नहीं मेरे पास 1 एकड़ जमीन है। फिर उससे पूछा कि ये घर आपका है कि किराए में रहते हो, तो बोला नहीं मेरा किराए में रहता हूँ। दूसरा पूछा आपके पास कार है, नहीं भैया मेरे पास तो मोटरसाइकिल ही है। फिर आगे पूछा आप कितना कमा लेते हैं आपके घर में, तो कुछ नहीं भाई मैं ही अकेला हूँ कमाए वाला, और मैं ही जाता हूँ मैं ही कमाता हूँ कह के बोल देता है। और कितना कमा लेते हो, तो बोला 8,000। इसका मतलब क्या हुआ, 2 एकड़ से कम जमीन है यानी पात्र है, अपना घर नहीं है यानी पात्र है, कार नहीं है मोटरसाइकिल है यानी पात्र है, और 8,000 कमाता है यानी पात्र है। अब ये उस सूची में आ गया जिसके अंतर्गत उसको ये खाद्यान्न सुरक्षा मिलने लगेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उसको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलने लगेगा। अब कोई व्यक्ति बताया कि नहीं 2 एकड़ से ज्यादा है, ये मेरा अपना घर है और मेरे पास कार है, 15,000 कमाता हूं तो पात्र नहीं हुआ। अब यही जो पात्रता की सूची के विषय में गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन किसने बनाया था, राज्य सरकार ने बनाया था। किसके अंतर्गत, धारा 15 के अंतर्गत। अब ये जो पात्रता सूची एक बार राज्य सरकार बना दी तो जरूरी नहीं कि इसी पात्रता सूची के अनुसार पे काम होगा। राज्य सरकार को लगता है कि नहीं ये 2 एकड़ ज्यादा है, इसको मैं 1 एकड़ कर देता हूं, तो 1 एकड़ कर सकती है। कार को हटा करके मोटरसाइकिल कर सकती है अगर वो चाहे तो इस तरीके से चीजें बदलने का अधिकार, इस विषय में पात्रता के विषय में गाइडलाइन को बदलने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश किया आपको, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा समय लेता हूँ यार, लेकिन समझा तो देता हूँ ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में गालियां लिखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। गालियों से निर्धारित हो जाता है कि भाई आप नहीं समझ पा रहे। यदि कुछ प्रशंसा वाली बात लिख दिया तो मेरे को लगता है हाँ भाई समझ गए। ठीक है, आइए धारा 15 देख लिए गाइडलाइन के बारे में, यानी पात्रता के विषय में, पहचान के विषय में, कौन कमजोर है कौन नहीं है उसके विषय में गाइडलाइन जारी करना है। धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार करेगी, बार बार बदल भी सकती है। उसके बाद देखते हैं धारा 16। धारा 16 कहते हैं अंत्योदय प्राथमिकता एवं सामान्य परिवारों को सूची को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन करना, ये धारा 16 के अंतर्गत है। यानी जो लिस्ट में आएगा और जो लिस्ट में नहीं आएगा उसका सार्वजनिक रूप से, चाहे राज्य सरकार जिस नियम से चाहे तो इंटरनेट से, चाहे तो चस्पा कराए, चाहे तो मुनादी कराए। मुनादी का मतलब जो आवाज देते रहते ना, कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करें, ये सारी चीजें वो सब कराए। तो उस तरीके से, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से वो उसको सार्वजनिक करेगी उसके लिस्ट को। अब किस तरीके से सार्वजनिक करेगी ये पढ़ेंगे जब धारा 16 पढ़ेंगे पूरा तब। अब देखते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 मुख्य रूप से किसके लिए है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित। और अध्याय 8 में एक ही धारा है जिसको कहा जाता है धारा 17। ठीक है, एक ही धारा है धारा 17, और ये बताता है महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत। और महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत यही बताता है कि धारा 17 के अनुसार यदि किसी परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की है, महिला है, तो वही उसकी मुखिया होगी, यानी कार्ड में मुखिया वही मानी जाएगी। जो कार्ड जारी होगा ना राशन कार्ड इसके अंतर्गत, तो उसमें मुखिया वही मानी जाएगी। कौन, जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की होगी जो, या फिर महिला होगी वो। अब बहुत सारे लोग 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तब क्या होगा, तो सबसे वृद्ध या फिर सबसे अधिक उम्र दराज महिला जो होगी वो उसके अंतर्गत कार्ड धारक मानी जाएगी, यानी परिवार का मुखिया मानी जाएगी। अब देखते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 क्या कहता है, अध्याय 9 बताता है स्थानीय निकायों की भूमिका में, यानी इस अधिनियम को सही तरीके से लागू करने के लिए स्थानीय निकाय की क्या भूमिका होगी। इसके अंतर्गत एक ही धारा है, धारा 18। अब देखते हैं धारा 10, अध्याय 10। अध्याय 10
शिकायत निवारक प्रणाली की बात करता है, यानी इसके अंतर्गत जो शिकायत यदि आता है, यानी सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो शिकायत आएगा, तो शिकायत को कौन सुनेगा, इसके बारे में अध्याय 10 बात करता है। और अध्याय 10 का जो हेडिंग है वो है शिकायत निवारक प्रणाली। इसके अंतर्गत दो धाराएं हैं, धारा 19 और धारा 20। धारा 19 आंतरिक शिकायत निवारक प्रणाली की बात करता है और धारा 20 कहता है छत्तीसगढ़ लोक गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना। अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं की गारंटी की बात की गई है, यानी वो सेवाएं आपको गारंटी रूप से जो डेट टाइम दिया होगा उस टाइम में आपको मिलेगा। तो ये दो चीजें हैं। पहला चीज क्या है, आंतरिक शिकायत निवारक प्रणाली बनाया जाएगा इसके अंतर्गत धारा 19 के अंतर्गत, और धारा 20 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो 2011 है उसके अंतर्गत जो सेवाएं बताई गई हैं उन सेवाओं को के बारे में बताएगा। अब देखते हैं धारा अध्याय 11 का धारा के अंतर्गत धारा अध्याय 11 जो है वो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, यानी पीडीएस में सुधार की बात करता है। ये किस में है, धारा 21 में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार के बारे में बात की गई है। और ध्यान रखिएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम छत्तीसगढ़ का जितना बेहतर बनाने का प्रयास किया है उसको कई राज्यों ने भी फॉलो किया है। ये समझिए कि यूपीएससी तक में छत्तीसगढ़ का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको पढ़ा जाता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको सुधार करने का प्रयास किया है। और छत्तीसगढ़ ने सुधार करने का प्रयास जो किया है वो इसी धारा 21 के अंतर्गत किया है, नहीं तो शायद इतना बेहतर नहीं हो पाता। अब देखते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 के जो है वो पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में है, और इसके अंतर्गत 3 धाराएं हैं, धारा 22, धारा 23 और धारा 24। 3 तरीके की 3 धाराएं हैं और 3 धाराओं में अलग अलग बातें बताई गई हैं। जैसे धारा 22 में बताया गया है लक्षित सार्वजनिक प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन, यानी जो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत चीजें मिलेंगी या फिर जो पात्र होगा जो अपात्र होगा उसके अंतर्गत जितने भी अभिलेख होंगे, जितने भी दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, उनको सार्वजनिक किया जाएगा। धारा 22 कहता है स्थानीय निकाय द्वारा जो सामाजिक अंकेक्षण, यानी जो स्थानीय निकाय है जैसे ग्राम पंचायत है, जैसे नगर निगम है, उनके द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। सोशल ऑडिट के विषय में पहले मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में, तो उस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। उसके बाद एक निगरानी समिति की बात की गई है धारा 24 के अंतर्गत। आप लिखते भी जाइएगा, ध्यान रखिएगा, अब खत्म होने वाला है। अब देखते हैं अध्याय 13। अध्याय 13 क्या है, अध्याय 13 है अपराध एवं शास्ति। अपराध का मतलब ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी बातें बताई गई हैं उसका कोई उल्लंघन करता है तो वो अपराधी माना जाएगा। शास्ति का मतलब क्या है, यदि वो अपराधी हो गया तो फिर उसके लिए सजा मिलेगी, शास्ति का मतलब सजा है। तो ये 2 चीजें इसके अंतर्गत बताई गई हैं और इसमें 2 धाराएं हैं, धारा 25 और धारा 26। ठीक है, धारा 25 कहता है अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की कार्यवाहियों का विनियमन, और धारा 26 करता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड, यानी 2004 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए थे, यदि उसका उल्लंघन होता है तो दंड मिलेगा। ये 2 धाराएं बताई गई हैं, धारा 25 और धारा 26। अब खत्म होने वाला है और अब देखेंगे अधिनियम का अध्याय 14। और अध्याय 14 को जो जाना जाता है वो जाना जाता है विविध के नाम से, यानी कुछ चीजें छूट गई होंगी जिसको विभिन्न धाराओं में इसमें कवर किया जाएगा। तो यहाँ से कौन कौन सी धाराएं हैं, कहाँ से है, 27, 28,
29, 30, 31, 32 और ये 33 और यहीं से मान लो ये 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 धाराएं। अब एक एक धारा को थोड़ा थोड़ा बता दूं। जैसे धारा 27 जो है वो खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने या बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बताता है। राज्य सरकार खाद्य आधारित जो योजनाएं होंगी उसको नया योजना बनाएगी और जारी भी रख सकेगी। दूसरा है अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी राज्य सरकार जो है, यानी राज्य सरकार का मतलब मंत्रीगण, तो मंत्रीगण तो पूरा काम करेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को नियुक्त कर देंगे। जैसे आप फूड इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ अधिकार दे देंगे कि आप इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए आपके पास ये अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत आप निरीक्षण करेंगे, इस अधिकार के अंतर्गत आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है, धारा 28 के अंतर्गत। धारा 29 में है अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति। मैंने 2 अनुसूचियां बताई है, 2 लिस्ट बताया है शुरू में, उसमें संशोधन की शक्ति किसके पास है, जाहिर सी बात है राज्य सरकार के पास ही होगी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, संशोधन होगा तो क्या प्रक्रिया होगा, वो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी, उसमें क्या प्रक्रिया है वो आगे पढ़ेंगे। नियम बनाने की शक्ति धारा 30, अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति धारा 29। धारा 31 से विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बना रहना। कुल मिला के जब ये अधिनियम लागू हुआ होगा तो पहले से जो योजनाएं चल रही होंगी वो चलती रहेंगी जब तक उसको राज्य सरकार चेंज न कर दे। धारा 32 से कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति किसके पास होगी, राज्य सरकार के पास होगी। धारा 33 से अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व। और धारा 34 से अधिनियम किसी अन्य योजना या विधि के अल्पीकरण में नहीं है, यानी अधिनियम अन्य योजना और अल्पीकरण में नहीं है का मतलब क्या हुआ, धारा 34 के अंतर्गत मान लीजिए कल के दिन हमारा जो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2012 है उसके अंतर्गत हमने ये लागू किया, हमने ये नियम बनाया कि हम एक परिवार को 35 किलो अनाज देंगे, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहता है कि एक परिवार को 50 किलो अनाज दो, तो कौन सा लागू होगा, 50 किलो वाला, उसके विधि को अल्प नहीं करेगा ये, इस तरीके का धारा 34 पढ़े। अब इसके बाद 2 अनुसूचियां हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। तो अनुसूची 1 में बताया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के लिए पात्रता, और अनुसूची 2 में बताया गया पोषाहार के बारे में। तो इस तरीके से एक समराइज हमने किया है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न धाराओं को, विभिन्न अध्याय को और अनुसूचियों को। अब हम पढ़ेंगे सीधे शुरुआत से, अब इन सब चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सीधे पढ़ेंगे अध्याय 1 की धारा 1 में क्या बताया है, धारा 2 में क्या बताया है, अध्याय 2 की धारा 3, धारा 4 में क्या बताया है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। मैंने आगे बढ़ने से शुरुआत में ही आपको एक चीज और बताया था कि आप टेस्ट को ज्वाइन कर लें, जरूरी है रिवीजन के लिए, इसके बिना संभव नहीं है। दूसरा मैंने बताया था शेयर एंड अर्न का लाभ उठाएं, तो इसका भी लाभ आप उठाएं, जरूर उठाएं, इससे आपको भी फायदा है और आपके दोस्त को भी फायदा है, उसको डिस्काउंट मिलेगा, और आपको यदि वो खरीदता है तो कुछ आपकी अर्निंग हो जाएगी, चाय कॉफी पिज्जा पार्टी छोटी मोटी, या फिर थोड़ा ज़्यादा शेयर कर देंगे तो हो सकता है चिकन और जो आपके शौक होंगे वो शौक भी पूरे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें पढ़ी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिनियम का अलग से कुछ टेस्ट लाएं, ज़्यादा महंगा ना हो, सस्ता हो, ताकि आप एक ठीक ठाक रिवीजन कर सकें। तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं, हो सकता है 1-2 दिन में वो आ जाए। हमारी कोशिश है कि आप लोगों का प्रिपरेशन सबसे बेहतर तरीके से हो सके, आप निकल के कह सकें एग्जाम हॉल से कि हाँ मैंने एनालाइजर में टेस्ट ज्वाइन किया था, मैंने एनालाइजर से पढ़ा था, तो मेरे को अफसोस नहीं है अपने समय देने का। कुल मिला के 2 समय का खेल है, या जो मेरी सहेलियां जो सुन रही होंगी, कुल मिला के समय का खेल है। समय
और पैसा दो चीजें हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण समय है। पैसा तो आप कमा ही लेंगे, पैसा तो लग ही जाता है, लेकिन मेन है समय। वो बीत जाएगा तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। शायद जो लोग 30 वर्ष के होंगे, जो लोग 31 वर्ष के होंगे, वो शायद दोबारा फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम न दे पाए। हो सकता है कि 4 साल, 5 साल, 8 साल बाद आए, तब तक वो एक्सपायर हो जाए। एक्सपायर होने का मतलब कि वो प्रिपरेशन छोड़ दे, या फिर प्रिपरेशन न छोड़े तो उनकी उम्र पार हो जाए। तो एक समय होता है, समय में सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी अपने समय का ख्याल रखेंगे, और हमारे ऊपर अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे, हम मतलब ये दायित्व अपना समझेंगे कि हम आपके भरोसे को कायम रख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और, हॉस्टल वार्डन के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग वीडियो क्लास आने वाला है कल से, तो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। अभी कम प्राइस पे है, बाद में ज़्यादा प्राइस का होगा। पटवारी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, धीरे से आ जाएगा वो भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।